हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कल के जो चैप्टर थे उनमें मैंने आपको जो डिस्कस किया था ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान था उसके बारे में मैंने बताया था, और उससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था राजस्थान का मैदान और सिंधु का मैदान और उसके बाद में गंगा का मैदान। और इसके बाद में मैंने कल आपको बताया ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे और कॉन्सेप्चुअल बेस पे जो भी चर्चा थी वो हमारी कल हुई थी। और आज की क्लास में हम देख रहे हैं पश्चिमी घाट, और जिसको हम क्या कहते हैं सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी घाट को ही। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले पश्चिमी घाट और फिर उसके बाद में पूर्वी घाट। तो वस्तुतः पर्वत ना होकर एक कगार है। कगार का मतलब क्या होता है? जो समुद्र का किनारा है, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जो जहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि तटवर्ती किनारा है एक तरह से, ठीक है, कगार। तो इसकी उत्पत्ति अफ्रीकी भूखंड से टूटने से हुई और पश्चिमी घाट पर्वत प्रमाण की अफ्रीकन प्लेट और भारतीय प्लेट में अलगाव। मतलब ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट की अलगाव का प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिखता है वो है, ठीक है। और ये जो है तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कैप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ तक की विस्तृत है। ताप्ती नदी आप जानते होंगे, और मैंने आपको कल ही बताया था कि ताप्ती और नर्मदा नदियाँ और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख दो नदियाँ हैं। तो हिमालय के बाद भारत में दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। भारत में स्थित भारत का सबसे लंबा पर्वत, लंबाई इसकी कितनी है? 1600 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी इसकी है अनायमुडी। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसवाई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। उत्तरी सह्याद्री मतलब जो उत्तर वाला भाग है, पश्चिमी घाट का उत्तर वाला भाग, ऊपरी पोर्शन, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं कलसवाई। लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी है। मैप में इसको आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो पश्चिमी घाट हैं ये आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिमी इलाका और अरब सागर से इसकी सीमा काफ़ी साझा होती है यहाँ पर। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसके जो दर्रे हैं इनके बारे में जानते हैं। और इनके दर्रे के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में जानते हैं। एक है थाल घाट दर्रा, तो ये महाराष्ट्र में है। मुंबई से नागपुर के लिए ये मार्ग प्रशस्त करता है। और भोर घाट दर्रा है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। प्रमुख रूप से जो दोनों दर्रे हैं और मुंबई से ये पुणे के लिए मतलब जो मार्ग होता है उसको प्रशस्त करता है। NH4 मुंबई, पुणे और चेन्नई को क्या करता है? जोड़ता है। अब हम देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपने सुनी होंगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिमी घाट क्या होता है? पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट से जो अलग होता है नीलगिरी पर्वत के माध्यम से, मतलब अलग होता है और जुड़ा हुआ है। लास्ट में जो अंतिम टाइम में आप देखते हैं कि जो नीलगिरी पर्वत है इसका नाम नीलकुरिंजी एक पौधा होता है यहाँ पर जो पाया जाता है, इससे मतलब फेमस है। और नीलगिरी पर्वत जो है तो इससे जुड़ाव रखता है किसे? पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर, ठीक है। और कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों का मिलन स्थल यहीं पर है, ठीक। विस्तार इसका कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, 3 राज्यों में भारत के। और उसके बाद में सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यहाँ पर ऊटी, ऊट का मंडल तमिलनाडु में पाए जाते हैं।
और केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली, जिसको मतलब बहुत ही फेमस इलाका है साइलेंट वैली। और यहाँ भी नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही है, जो साइलेंट वैली है वहीं पर स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही। तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है जिसको पालघाट दर्रा कहते हैं, और उसको पलगड़ गैप भी कहा जाता है। पालघाट गैप से होकर रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा केरल तमिलनाडु को आपस में जोड़ दिया जाता है। और पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक पर्वतीय गांठ है जिसका नाम अनायमुडी पर्वतीय गांठ है, और अनायमुडी ही मतलब जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, किसकी, वेस्टर्न घाट की। और अनायमुडी गांठ में 3 पहाड़ियों का मिलन स्तर है। यहाँ पर उत्तर की ओर से आई अनामलाई, और दक्षिण की ओर से कार्डामम, और उत्तर पूर्व की ओर से आई हुई पालनी की पहाड़ियाँ, जो कि आंध्र प्रदेश की ओर से आती हैं, ठीक है। अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, ठीक। और उसके बाद में जब हम देखते हैं तो कार्डेमम पहाड़ी को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ या इलामलाई पहाड़ी। कार्डेमम हिल्स जो पाई जाती हैं भारत में, उनको 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ और इलामलाई पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। कार्डेमम पहाड़ी भारत की सबसे क्या है, दक्षिणतम पहाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद में पूर्वी घाट के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध और निरंतर नहीं है। देखिए, इसमें कई सारी नदियाँ पाई जाती हैं, और इन नदियों ने जो इसका जो क्रम है उसको बिगाड़ दिया, मतलब उसको काट दिया, और उसका जो निक्षेप है बंगाल की खाड़ी में ले जाकर के इकट्ठा कर दिया, और मैदानी इलाका बन गया वहाँ पर। बल्कि ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा जगह जगह से इसको क्या कर दिया है, काटा गया है। यही कारण पूर्वी घाट पर्वत को अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में इसको नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा के नाम से जाना जाता है। वहीं तेलंगाना में शेषाचलम की पहाड़ी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, किस राज्य में? तो तेलंगाना में अवस्थित हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। तमिलनाडु में इसको जावदी, सेवराय और पंचामलाई, सिरुमलाई चारकोनाइट चट्टान से निर्मित होती हैं। जो सिरुमलाई जो पर्वत हैं, इनके नाम से जाना जाता है इनको। और यहाँ पर चारकोनाइट जो होता है चट्टान पाया जाता है। और जावदी की पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ी और पंचामलाई जो पहाड़ियाँ हैं, और सिलुमलाई पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, क्योंकि तमिलनाडु जो है भारत का दक्षिणतम जो राज्य है, और यहीं पर जो आपका मतलब ये जो पहाड़ियाँ हैं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। नीलगिरी सहित तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन, सागवान के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप दक्षिण भारत में देख सकते हैं कि नीलगिरी हिल्स आपको छोटा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद में उसके नीचे जस्ट लिखा है डोडा बेटा, और 2637 मीटर। उसके नीचे है अनायमुडी, जिसको नीचे है कार्डामम हिल्स, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका शिलांग का पठार। शिलांग का पठार कहाँ पर है? मेघालय में। और मेघालय के अंतर्गत शिलांग के पठार को रखा गया है आपके। और शिलांग का जो पठार है प्रमुख रूप से मेघालय में अवस्थित है, और इसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एरो की तरह से नीचे यहाँ पर है, और मेघालय के दक्षिणवर्ती इलाके में ही है, और प्रमुख रूप से यहाँ पर पठारी क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जब हम देखते हैं शिलांग का पठार, शिलांग के पठार के बारे में, ये जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये जो शिलांग का पठार है वो
पठार प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों से इसकी चट्टानें जो होती हैं मेल खाती हैं, क्योंकि ये राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है। और असम की रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ भी हिमालय का हिस्सा नहीं है, दोनों भी श्रीलंका पठार का प्रायद्वीपीय का भाग का ही हिस्सा हैं। छोटा नागपुर पठार से पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल में राजमहल पहाड़ियाँ, देखिए ये सब जो राजमहल पहाड़ी हैं, श्रीलंका पठार हो गया, मिकिर की पहाड़ियाँ सब में हैं, ये सारी की सारी जो हैं आपकी पहाड़ियाँ, ये आपका जो हिमालय पर्वत है इसका भाग नहीं है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत का भाग है उसको मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्राचीन काल में राजमहल पहाड़ी मेघालय तक विस्तृत होती थी, और शिलांग पठार, छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार, छोटा नागपुर और राजमहल पहाड़ी का ही मेघालय में पूर्वी विस्तार है, लेकिन बीच वाले हिस्से में गैप पड़ गया है, और राजमहल गारो गैप, इसको मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा काट दिया गया, और कुछ मात्रा में और अन्य नदियों के द्वारा भी इसको मतलब इस गैप को चौड़ा कर दिया गया, तो इसलिए इसको राजमहल या राजमहल गारो गैप कहते हैं, या मालदा गैप के नाम से भी इसको जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इसे काट दिया, गंगा भी इसके साथ में है, ब्रह्मपुत्र के साथ में गंगा, और इस बीच वाले भूभाग में मिट्टी से भर दिया, जहाँ पर आज क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में टोटल मैदानी एरिया है, मैदान बड़े बेहतर क्षेत्र, उपजाऊ भूमि भी वहाँ पर है, और यहाँ पर खेती के लिए काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में जलवायु रहती। इसी कारण बांग्लादेश का पूरा देश मैदानी है, यहाँ कोई भी पठार, एक भी पठार नहीं पाया जाता। अब आता है आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में जब हम जानते हैं तो मालवा का पठार अब आपको मैं दिखा देता हूँ फिगर में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बुंदेलखंड का जो प्लेट्यू है उसके जस्ट नीचे आपको लिखा हुआ होगा मालवा का पठार, और मालवा का पठार ये जो आप उसकी लोकेशन देख लीजिए, उसके बाद में हम जब आगे बताते हैं आपको कि मालवा के पठार के बारे में क्या आगे जानकारी है। तो मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से है, और उसके बाद में कुछ इसका भाग है अरावली और विंध्य पर्वतों के बीच में स्थित है मालवा का पठार। दो पर्वत श्रेणियां हैं प्रमुख रूप से, अरावली राजस्थान के जो गुजरात से होकर चलती है दिल्ली तक जाती है, और विंध्य पर्वतों, दोनों पर्वतों के बीच में है कौन, जो आपका मालवा का पठार है। निर्माण इसका ज्वालामुखी लावा से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है ये। कौन सी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं मालवा के क्षेत्र में, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें मालवा के पठार के क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें। यही कारण है मालवा का पठार काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ढाल उत्तर की तरफ मालवा पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा और काली सिंध नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जो प्रमुख नदियाँ यहाँ से निकलती हैं चंबल, बेतवा और काली सिंध, ये नदियाँ यहाँ से जो प्रवाहित होती हैं, यहाँ से जो निकलती हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इसकी ढाल जो है उत्तर की तरफ है। और चंबल और उसकी सहायक नदियों में मालवा के पठार को अपर्दित कर दिया है, मतलब उसके जो काट काट कर उसको अपर्दित कर दिया है, उसके जो टुकड़े होते हैं अपने मतलब जो छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके उसको मैदानी क्षेत्रों में पहुंचा दिया। यह अपर्दन अवनालिका या खड्ड प्रकार का है, मतलब अवनालिका अपर्दन या खड्ड प्रकार का, मतलब जो गहरे खड्ड टाइप के बन जाते हैं वो वाला यहाँ पर अपर्दन हुआ है। इसी अपर्दित भूमि का उत्खात भूमि या बीहड़ उबड़ खाबड़, जिसको जो भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, जैसे किसी भी नदी के द्वारा प्रवाहित जल है, जब कहीं से प्रवाहित होता है तो कहीं ना कहीं वो अपना जो खड्ड होता है, जो गहराई होती है, आप बेसिक स्तर पर समझ सकते हैं। जब आप किसी रोड से मतलब कच्ची रोड से गुजर रहे हों और उसके बाद में जब बारिश के दिन हो, वर्तमान में अभी मतलब अभी भी देखने को मिल सकता है कहीं कहीं पर, तो जो बारिश के दिन होते हैं तो बारिश जब होती है तो रोड से जब पानी नीचे उतरता है तो कुछ नालियाँ टाइप की बन जाती हैं, तो वो गहरे गहरे मतलब कुछ मतलब गली टाइप के बन जाती हैं, और उससे पानी निकल जाता है रोड का और रोड साफ हो जाता है। तो उसी टाइप में बीहड़ टाइप का जो उबड़ खाबड़ भूमि है अपर्दन के द्वारा लाई गई है, अपर्दित करके उसको ऐसा बना दिया गया है, इसको कहते हैं बीहड़ या उबड़ खाबड़ भूमि, या उसको उत्खात भूमि भी कहा जाता है। तो उसके बाद में जब आप देखते हैं कि अब
आता है आपका दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार में जानते हैं, दिखा दें आपको लोकेशन कहाँ पर है दक्कन का पठार। आप देख पा रहे होंगे कि जो मालवा प्लेटू है उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि दक्कन प्लेटू भी वहीं पर अवस्थित है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, और दक्कन प्लेटू प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में मुख्यतः, और गुजरात में भी कुछ, और सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मध्य में पाया जाता है क्या, जो आपका दक्कन प्लेटू है वो। और उसके बाद में मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है ये, और दक्कन के पठार के अंतर्गत सम्मिलित संरचनाएं हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी, ये सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत। अब आपको याद क्या रखना है, हरिश्चंद्र पहाड़ी आपको पूछेगा कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ दक्कन पठार के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से 4 पहाड़ियाँ हैं, तो 3 पहाड़ियाँ आपको देगा, और चौथी जो पहाड़ी है कोई दूसरी देगा, और वो वाली आपको सही करनी पड़ेगी। जैसे हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी, ये तीनों आपकी दे दी, और उनमें से अगर चौथी पहाड़ी देनी है तो कोई दूसरी पहाड़ी आपको दे सकता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की कार्डेमम पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ, पर्वत श्रेणी है, कुछ भी दे सकता है आपको, ये मतलब उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चारों पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, ये हरिश्चंद्र, बालाघाट और अजंता गविलगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। दक्कन पठार के अंतर्गत दंडकारण्य का पठार आता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है दंडकारण्य पठार का, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। भारत में टिन का एकमात्र भंडार बस्तर का पठार है, जो एकमात्र टिन का भंडार है। टिन जानते हैं आप कि नहीं? तो टिन का जो भंडार है वो एकमात्र बस्तर के पठार में पाया जाता है। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में जानेंगे। तो छोटा नागपुर का पठार आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है आपका छोटा नागपुर का पठार, और ये बघेल खंड के पूर्व में आप कह सकते हैं पाया जाता है, बघेल खंड के पूर्वी भाग में। तो छोटा नागपुर के जो पठार है उसके बारे में जानेंगे हम। झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। 2 प्रमुख नदियां दामोदर और स्वर्ण रेखा से निकलती हैं, इसके मतलब मध्य में पाया जाता है। छोटा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 स्पष्ट भागों में बांटती है, हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची पठार। देखिए रांची का पठार जो पाया जाता है, जो राजधानी है, और रांची का जो पठार पाया जाता है हजारीबाग के पठार से अलग होता है, जो आपकी दामोदर नदी इसके द्वारा, और दामोदर नदी मध्य भाग से गुजरती है, दोनों को अलग कर देती है। रांची पठार भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण है, यानी पठार एक ऐसा मैदान है जिसमें चट्टानें या शिखर नहीं पाए जाते हैं। मतलब रांची का पठार एक ऐसा पठार है जिसमें चट्टानें या शिखर नहीं पाए जाते हैं, केवल इसमें मैदानी भाग पाया जाता है। और छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि छोटा नागपुर के पठार में कई सारे खनिज प्राप्ति होती हैं, यहाँ पर कोयला, लोहा और यूरेनियम, इसलिए छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर एक क्षेत्र है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये जर्मनी में पाया जाता है। तो उस क्षेत्र के नाम से जहाँ पर खनिजों की भरमार है, और छोटा नागपुर का पठार आप इसको एक बार चेक करिएगा ज़रूर। और छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर भी खनिज, लौह और तत्वों की मात्रा यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रूप से पाई जाती है। रून और राइन नदियों के बीच के क्षेत्र जर्मनी में, देखिए जर्मनी में आ गया आपको, यही जर्मनी रूर प्रदेश कहलाता है, जो खनिजों की दृष्टि से विश्व में अत्यंत समृद्ध माना जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है, और पूर्व और पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, इसको मैंने आपको बताया था।
और इसकी अवस्थिति मुख्य रूप से झारखंड में है। ठीक है, मुख्यतः ये कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड, जो कि बिहार का बेटा कहा जाता है। और तटवर्ती मैदान के बारे में जब हम जानते हैं, ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पर हम रखेंगे। कल की जो क्लास होगी आपकी, तटवर्ती मैदान के जो क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आज की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो आपका जो वीडियो होता है तो थोड़ा-सा कभी-कभी लंबा हो जाता है, तो आपको देखने में कुछ समस्या आ सकती है। लेकिन छोटा वीडियो रहेगा तो आप उसको जल्दी से रिकवर कर पाएँगे और जल्दी से देख भी पाएँगे। ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें। ठीक है? धन्यवाद।